हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एयर पॉल्यूशन। हमारे सर्वाइवल के लिए एयर को सबसे मोस्ट वाइटल एलिमेंट माना गया है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, बिना एयर के हम लोग एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए इसको मोस्ट वाइटल एलिमेंट माना गया है। अगर हम लोग कंपोजिशन ऑफ एयर को देखेंगे तो हमारा कंपोजिशन है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% अदर गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड का कंस्टिट्यूशन है 0.3%। ये है आपका कंपोजिशन ऑफ एयर। बट इट इज़ शॉकिंग टू नो दैट, ये एक चीज़ हमारे लिए शॉकिंग है कि जितना भी एयर हम लोग सांस की तरह ले रहे हैं, द एयर वी ब्रेथ इज़ फुल ऑफ इम्प्योरिटी। और जब भी हम लोग वैसे इम्प्योरिटी वाले गैसेस को ब्रेथ करते हैं तो बहुत सारे डिजीजेस होते हैं और बहुत सारे सिस्टम का मेल फंक्शन भी होता है। एन एयर पॉल्यूटेंट, कमिंग टू योर नेक्स्ट पॉइंट इज एयर पॉल्यूटेंट। सो पॉल्यूटेंट का मतलब क्या है? पॉल्यूटेंट का मतलब होता है वो गंदगी जो एक प्योर चीज़ को इम्प्योर कर देती है। यहीं पे आपका टर्म है एयर पॉल्यूटेंट, मतलब वो गंदगी जो एटमॉस्फेयर पे है और प्योर एयर को इम्प्योर कर दे रही है। यहीं से आपका और एक भी टर्म बनता है वाटर पॉल्यूटेंट, मतलब वो गंदगी जो एक प्योर वाटर को इम्प्योर कर दे रही है। सो एयर पॉल्यूटेंट क्या है? ये एक सब्सटेंस है, मतलब वो गंदगी जो सारे है ना, वो एक सब्सटेंसेस है जो हमारे एटमॉस्फेयर पे है और एक कंसंट्रेशन पे रहता है, जैसे 0.3%, 0.1%, ऐसे ही एक कंसंट्रेशन पे रहते हैं एटमॉस्फेयर पे, जो हमारे नेचुरल इक्विलिब्रियम ऑफ द एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करते हैं। ओके। और ये जो एयर पॉल्यूटेंट है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। कुछ बिल्कुल इतने हार्मफुल नहीं होते हैं, पर कुछ एयर पॉल्यूटेंट बहुत ही डेंजरस होते हैं कैन हैव सीरियस इफेक्ट ऑन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। ओके। ये जो एयर पॉल्यूटेंट है ये हमारे लिए भी खतरनाक है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी खतरनाक है। सो कमिंग टू योर नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। ये जो गंदगी जो अभी अभी हम लोग जो पढ़े ना, ये गंदगी के क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, बहुत सारी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। आज हम लोग जिस बेसिस के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, इसके दो कैटेगरी है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट का मतलब होता है वो पॉल्यूटेंट, मतलब द एयर पॉल्यूटेंट विच डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम ए सोर्स इनटू द एटमॉस्फेयर, मतलब जो एक सोर्स से डायरेक्टली एमिट हो रहे हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। जैसे आपका एग्जांपल है SO2, CO एंड NO2। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोक्साइड, मतलब वो गंदगी जो एक डायरेक्टली एक सोर्स से एमिट हो रहे हैं। पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है? जो एक सोर्स से डायरेक्टली एमिट नहीं होते हैं, बल्कि वो एटमॉस्फेयर पे फॉर्म होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ द केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट। मतलब जब दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट का इंटरेक्शन होता है इन द एटमॉस्फेयर, तब एक नया पॉल्यूटेंट बनता है जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सो प्राइमरी पॉल्यूटेंट पे क्या था कि वो एक सोर्स से डायरेक्टली एमिट हो रहे थे, पर सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट है वो एटमॉस्फेयर पे फॉर्म हो रहे हैं ड्यू टू द एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट। मतलब जब दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट का इंटरेक्शन हो रहा है, केमिकल या फिर फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है, और एक जो न्यू पॉल्यूटेंट जो बन रहा है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। और एक भी इसका एक टाइप है कि जब एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट और एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन होता है और एक न्यू पॉल्यूटेंट बनता है, उसे भी हम लोग कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ओके, बस इतना ध्यान पे रखो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट एक सोर्स से डायरेक्टली एमिट होता है इनटू द एटमॉस्फेयर, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहीं से डायरेक्टली एमिट नहीं होता है, बल्कि वो एटमॉस्फेयर पे फॉर्म होता है ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट या फिर प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट। यहीं पे आपका एग्जांपल है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। इसको देखो, यहीं पे लिखा गया है ओजोन, NO2 एंड SO2। ये वाला एग्जाम्पल लिखना, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट लिख लेना और नीचे ब्रैकेट पे ओजोन, NO2 और SO2 लिखना। ये जो तीनों क्या 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 है, ये देखो, ये जो ओजोन है ये आपका एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट है, और NO2 और SO2 क्या क्या है, ये आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। तो ये तीनों का जब एक इंटरेक्शन हो रहा है एटमॉस्फेयर पे और एक न्यू पॉल्यूटेंट बन रहा है जिसे हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, ये क्या है? एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ये कहीं से डायरेक्टली एमिट नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये एटमॉस्फेयर पे बन रहे हैं, इसीलिए फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट को सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी पे रखा गया है। ओके। सो आपका नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्यों हो रहे हैं ये सारे एयर पॉल्यूशन? पहला तो आपका है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है आपका कोल, पेट्रोलियम। जब हम लोग इसको बर्न करते हैं, मतलब जलाते हैं, तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस का एमिशन होता है। जैसे हम लोग जब फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो SO2 का एमिशन होता है, और व्हीकल से कार्बन मोनोक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन होता है। और ये जो तीनों हैं ये बहुत ही हार्मफुल और डेंजरस गैसेस है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी। सेकेंड आपका कॉज है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स हम लोग बहुत सारे फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हार्मफुल गैसेस का एमिशन होता है।
थर्ड आपका कॉज है एग्जॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री। ये सबको पता है कि ये जो बड़े बड़े जो चिमनी लगे हुए हैं ना आपके फैक्ट्री और इंडस्ट्री पे, यहीं से बहुत सारे हार्मफुल गैसेस का एमिशन होता है। जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, और बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स भी रिलीज होते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए डेंजरस होता है। फोर्थ पॉइंट है आपका माइनिंग ऑपरेशन। माइनिंग का मतलब होता है हमारे अर्थ के नीचे ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे आपका है कोल, पेट्रोलियम। तो इनको हमको एक्सट्रैक्ट करना रहता है क्योंकि हमें कोल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। तो इनको जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो ऐसा ही नहीं कि ये ऐसे मतलब वो कुआं खोदने वाली चीज़ नहीं है कि 2-3 लोग आएंगे ऐसे खोद के कोल और पेट्रोल निकाल देंगे। बहुत मतलब बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। बहुत सारे मशीन आते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इसको जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है मतलब ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत सारे हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं और उसी से भी एयर पॉल्यूशन बनता है। ओके, सो यहीं पे देखो लिखा गया है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स बिलो द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग, और ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत सारे हार्मफुल गैसेस का एमिशन होता है। लास्ट आपका पॉइंट है इंडोर एयर पॉल्यूटेंट। मतलब जो हम लोग अपने घर की साफ़ सफाई के लिए जो कुछ कुछ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका कॉलिन हो गया और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने घर की साफ़ सफाई के लिए यूज करते हैं, वहीं से भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस का एमिशन होता है। यहीं पे आपका पेंटिंग भी लिखा गया है, पेंटिंग से भी बहुत सारे हार्मफुल गैसेस का एमिशन होता है, और ये सारे क्या है आपके कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन है। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। बहुत सारे इफेक्ट हैं एयर पॉल्यूशन के। पहला है आपका रेस्पिरेटरी एंड हार्ट प्रॉब्लम। जब भी हम लोग पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करते हैं मतलब सांस की तरह ले लेते हैं, बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज हमें होती है, जैसे लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, कैंसर एंड अस्थमा। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका ग्लोबल वार्मिंग। नाम से पता चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब हमारा ग्लोब जो है मतलब अर्थ का जो सरफेस है वो गर्म हो जाता है। ओके, और ये गर्म होता क्यों है? हमारे एटमॉस्फेयर पे कुछ ऐसी गंदगी है, मतलब कुछ ऐसी एयर पॉल्यूटेंट है, जैसे है CO2 और है मीथेन। इन दोनों का काम है सन की एनर्जी को ट्रैप कर लेना, और जब ये लोग सन की एनर्जी को पकड़ लेते हैं तो हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो गर्म हो जाता है। और इसी गर्म होने के वजह से आजकल फ्रिक्वेंटली फ्लडिंग हो रही है, फ्रिक्वेंटली ड्रॉट हो रहे हैं, और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स भी हो रहे हैं। ओके, और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? एयर पॉल्यूटेंट की वजह से। CO2 और मीथेन ये लोग ज़्यादा ही रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के। थर्ड है आपका एसिड रेन। नाम से पता चला ये भी, रेन का मतलब होता है बारिश, और एसिड मतलब क्या है? जब भी बारिश पे एसिडिक सब्सटेंसेस की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब वो बारिश पे अगर ज़्यादातर अगर एसिडिक सब्सटेंसेस हैं, वैसी वाली बारिश को हम लोग कहते हैं एसिड रेन। और ये एसिड रेन होता क्यों है, कहाँ से आ रहा है ये एसिडिक सब्सटेंसेस? हमारे एटमॉस्फेयर पे NO2 और SO2 है, और जब भी ये लोग वाटर वेपर की कांटेक्ट पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो, ये NO2 और ये जो SO2 हैं, ये जब भी वाटर वेपर की कांटेक्ट पे आ जाते हैं तो ये लोग एसिडिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं, और ये एसिडिक सब्सटेंसेस हमारे एटमॉस्फेयर पे होते हैं। तो जब भी बारिश होती है तो ये एसिडिक सब्सटेंसेस भी हमारी धरती पर चले आते हैं, और वैसी वाली बारिश को हम लोग कहते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन जब हमारी धरती पर पड़ता है तो बहुत सारे एनवायरमेंटल इशू होते हैं, बहुत सारे ह्यूमन डिजीज भी होते हैं। फोर्थ आपका पॉइंट है यूट्रोफिकेशन। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता आपको B.Ed पे कुछ काम आने वाला है। बस आप इतना याद रखो कि हमारी जैसे एज हो जाती है ना, वैसे भी वाटर बॉडी की भी एज हो जाती है। इसीलिए इसे कहते हैं कि इट इज़ द नेचुरल एजिंग ऑफ वाटर बॉडी। W भी मैं लिख रही हूँ वाटर बॉडी। ओके, बस आप इतना ही याद रखो कि कि जब भी हमारी वाटर पे क्या रहते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन डिजॉल्व होकर रहता है। और जब भी ये डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेयर धीरे धीरे कम हो जाता है पानी पे, तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो लोग क्या पानी के एक ऑक्सीजन के सहारे ही तो जीते हैं ना, तो ये लोग मर जाते हैं। ओके, इसी को ही हम लोग कहते हैं यूट्रोफिकेशन। बस आप इतना याद रखो कि यही यूट्रोफिकेशन प्रोसेस पे डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन के कम हो जाने की वजह से जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं। ओके, बस इतना ही याद रखो। और ये वाला लिख लेना कि इट इज़ अ नेचुरल एजिंग ऑफ ए लैक। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। ओके, लास्ट है आपका डिप्लीशन ऑफ ओजन लेयर। इसको थोड़ा ध्यान पे रखो कि ये हमारा अर्थ है, भगवान ने अर्थ के चारों ओर ना एक जैकेट प्रोवाइड किए हैं, वो गैसेस का बना रहता है। ओके, और इसी एटमॉस्फेयर पे एक
भगवान ने एक लेयर भी प्रोवाइड किए हैं। उस लेयर को हम लोग कहते हैं ओजन लेयर। ये ओजन लेयर का काम क्या है? जब भी सन की एनर्जी हमारी धरती पर पड़ती है तो सन की जितनी भी हार्मफुल रेडिएशन आती है तो इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, मतलब पीछे धकेल देता है, अंदर आने नहीं देता है। क्योंकि सन की जो हार्मफुल रेडिएशन अगर धरती पर अगर आएंगी तो हमको बहुत सारे डिजीजेस होंगे, बहुत सारे कैंसर होंगे। तो इसको ना आने के लिए ही भगवान ने एक लेयर हमको प्रोवाइड किए हैं हमारी अर्थ पे, ताकि वो सन की हार्मफुल रेडिएशन हमारे अर्थ पे ना आ सके। ओके। पर आजकल ये एयर पॉल्यूशन की वजह से वो जो ओजन का जो लेयर है, मतलब वो जो एक परत दिए हैं भगवान ने, वो धीरे धीरे पतला हो रहा है। और पतला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सन का एनर्जी जो है वो धरती पर आ जाएगी और हमको डिजीजेस होंगे। और ये एयर पॉल्यूशन की वजह से ही ये ओजन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। और इसके क्या क्या कौन कौन से गैसेस मेनली रेस्पॉन्सिबल हैं? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये दोनों जो गैसेस हैं ये कूलिंग एजेंट से ज़्यादा आती है, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। और आजकल तो हर घर पे AC है, हर घर पे रेफ्रिजरेटर है, कुछ एक तो चीज़ ज़रूर होगा सभी के घर पे। इसी के वजह से ही आजकल का जो ओजन का जो लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है। ओके। लास्ट देखो, ये जो यूट्रोफिकेशन जो मैं बोली ये उसी का ही प्रोसेस है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, आप अभी मत समझो क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, आपको बीएड पे कुछ भी काम नहीं आएगा। लास्ट है आपका सॉल्यूशन। ओके, क्या क्या सॉल्यूशन हमें लेने चाहिए, क्या क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं? पहला है आपका यूज पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करो, जैसे ट्रेन, बस हो गया। सेकेंड पॉइंट है कंजर्व एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जब बनती है तो बहुत सारे फॉसिल फ्यूल का बर्न होता है, और हम लोग पहले से ही देख चुके हैं कि जब फॉसिल फ्यूल का बर्न होता है तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस का एमिशन भी होता है। तो इसीलिए हमें जब भी हम लोग बाहर जा रहे हैं तो लाइट फैन को थोड़ा थोड़ा बंद कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब बनती है तो बहुत सारी फॉसिल फ्यूल को हम लोग बर्न करते हैं। ओके। थर्ड है आपका रीयूज एंड रिसाइकल। जितना चीज़ आप रीयूज कर सकते हो, जैसे प्लास्टिक हो गया, कोई पॉलीथीन बैग हो गया, अगर आप उसको रीयूज कर सकते हो तो उसको रीयूज करो। क्योंकि जब प्लास्टिक को और पॉलीथीन को जलाते हैं हम लोग तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस का एमिशन होता है। और जितना हो सके, मतलब जो चीज़ रिसाइकल हो सकती है उसको आप रिसाइकल कर दो। इसीलिए आजकल बड़े बड़े मॉल पे जाओगे, बड़े बड़े दुकान पे जाओगे तो आपको एक प्लास्टिक का थैली तो नहीं देते हैं, एक पेपर का थैली देते हैं, क्योंकि पेपर क्या है, वो रिसाइकल हो सकता है। फोर्थ आपका पॉइंट है एम्फेसिस ऑन क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो कोल और पेट्रोल, जो बहुत सारी जो फॉसिल फ्यूल है उसको हम लोग बर्न करते हैं। तो हमको ये क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। और इसी के वजह से ये फॉसिल फ्यूल का बर्न ना हो, इसी के वजह से आजकल बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन और जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहीं पे आजकल सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आजकल तो बहुत सारे घर पे भी सोलर पैनल लगवा रहे हैं, ताकि ये जो फॉसिल फ्यूल का जो बर्न हो रहा है उसको हम लोग रोक सकें। लास्ट पॉइंट है यूज एनर्जी एफिशिएंट रिसोर्सेज। CFL लाइट अपने घर पे यूज करो, ताकि हमारा जो एयर पॉल्यूशन है वो थोड़ा कम हो जाए। ओके। सो इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।